नमस्ते भैया, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? बड़े दिनों बाद आपसे मिलना हो पा रहा है। मोबाइल ऐसे पकड़ पकड़ के रिकॉर्डिंग करके बिल्कुल एकदम कंटाल गए थे। हमको रिकॉर्डिंग करने में इतना कंटाल आ रहा था, तो हम बिल्कुल समझ सकते हैं कि आपको देखने में कितना ज्यादा कंटाल आ रहा होगा। तो उसका भैया ईश्वर की कृपा से सोल्यूशन हो गया है। अब हमको एक तो स्टूडियो मिल गया, लाइट वाइट मिल गया, हमारा चेहरा उरा थोड़ा गोरा दिखेगा, और आपको भी कहा है जो पढ़ा रहे हो थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा बढ़िया से, समझे ना। इतना दिन से वो बड़ा नाखून करके लिख रहे थे, कुछ ठीक से लिख भी नहीं पा रहे थे। अब कहा है पेन उनसे लिखेंगे तो आप लोग को भी ऐसा थोड़ा प्रोफेशनल फीलिंग लगेगा। ठीक है, तो अपना टॉपिक है आज का जीएसटी प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है जी, प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोगों ने शुरू नहीं किया था, आज शुरू करेंगे। टाइम ऑफ सप्लाई हम लोग खत्म कर चुके हैं। चलिए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई, अब सवाल है कि जैसे हमने जब टाइम ऑफ सप्लाई शुरू किया था तो एक बहुत सिंपल सा सवाल मैंने आपसे पूछा था कि क्या जरूरत है टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ने की। तो अपन ने वहां पे वो पोस्ट पेड प्रीपेड वाली सारी बात पढ़ी थी कि अलग अलग समय पे होता है, टैक्स बाद में दिया जाता है। तो इसीलिए जानना जरूरी होता है कि कौन सी सप्लाई किस महीने को बिलोंग करती है, अकॉर्डिंगली उसका टैक्स वगैरह का बच्चों कलेक्शन आसानी से हो सके और गवर्नमेंट को वो पे करा जा सके। प्लस अपन ने चेंज इन रेट ऑफ टैक्स वगैरह का टॉपिक भी डिस्कस करा था। अब उसी लॉजिक के अनुसार अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई आखिर पढ़ने की क्या जरूरत है, व्हाट इज द नीड टू अंडरस्टैंड प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या फर्क पड़ता है सर, दिल्ली हो चाहे बॉम्बे हो चाहे बैंगलोर हो चाहे कर्नाटका हो, क्या बिगड़ जाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। तो पहला सवाल का जवाब दिया है कि भाई हमें ये टैक्सेबिलिटी डिसाइड करनी है इन केस ऑफ क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन का मतलब क्या हुआ जी, इंडिया और जापान के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये ट्रांजैक्शन को इंडिया का ट्रांजैक्शन मानेंगे या जापान का ट्रांजैक्शन मानेंगे। अगर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया आता है, अगर उसका प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया आता है बच्चों, तो हम लोग ऑब्वियसली टैक्स यहां पे लेवी करवाएंगे और जीएसटी वहां पे लागू हो जाएगा। लेकिन अगर प्लेस ऑफ सप्लाई जापान आता है, तो भैया जापान अगर प्लेस ऑफ सप्लाई आया तो वो तो नॉन टैक्सेबल टेरिटरी हो गई, वहां पे जीएसटी को लागू ही नहीं करवाया जा सकता है, तो जीएसटी का टैक्स आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बहुत अच्छी बात है। तो सर एक तो ये पता चला कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के अंदर जीएसटी लगाया जाए कि ना लगाया जाए, यह पता करने के लिए भी प्लेस ऑफ सप्लाई काफी इंपॉर्टेंट होता है। जीएसटी लगाया जाए कि ना लगाया जाए, यह पता करने के लिए भी प्लेस ऑफ सप्लाई काफी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है जी। अब दूसरा आपका सवाल यह आ सकता है कि सर फिर तो हमें सिर्फ यह पता करना चाहिए कि इंडिया है कि इंडिया के बाहर है। इंडिया है तो जीएसटी लगेगा, इंडिया के बाहर प्लेस ऑफ सप्लाई है तो जीएसटी नहीं लगेगा। हमें सर फिर बहुत ज्यादा डिटेल में ये तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ना कि दिल्ली माना जाए कि बॉम्बे माना जाए कि कैलकाटा माना जाए। ये इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करने की तो कोई आवश्यकता नहीं है फिर, क्योंकि अगर इंडिया है तो जीएसटी लगाया जाएगा और अगर इंडिया नहीं है तो जीएसटी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बात आपकी सही है बेटा, लेकिन आपको एक बात याद आनी चाहिए जो हमने बिल्कुल शुरुआत में पढ़ी थी। जीएसटी को जब शुरू करते हैं तो पहली चीज मैं आपको बताता हूं कि बेटा जीएसटी जो है वो एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। क्या है? डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। कंजम्पशन प्रिंसिपल के ऊपर जीएसटी के प्रोविजंस को फ्रेम करा गया है। ये बात हमने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है? यानी कि सर अगर राजस्थान में कोई सामान मैन्युफैक्चर होता है और इवेंचुअली बिक के गुजरात आ जाता है और गुजरात के लोग उसे कंज्यूम करते हैं, तो वो जीएसटी की अमाउंट का पैसा राजस्थान की गवर्नमेंट के पास आना चाहिए या गुजरात की गवर्नमेंट के पास आना चाहिए। तो सर कंजम्पशन के हिसाब से देखें, डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को अगर फॉलो करें तो सर वो पैसा ऑब्वियसली गुजरात की गवर्नमेंट के पास आना चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली उसका कंजम्पशन गुजरात में हुआ। बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो अब इन बातों के लिए भी बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम ये पता लगा सकें कि प्लेस ऑफ सप्लाई हमें क्या लेना है। प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग राजस्थान लेंगे या प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग गुजरात लेंगे, ये पता लगेगा तो ही उसकी टैक्स आई एम सॉरी, इस छींक का कोरोना के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये डस्ट एलर्जी की छींक है। काफ़ी दिनों बाद मैं घुसा हूँ अपने स्टूडियो में जहाँ पे काफ़ी धूल मिट्टी जम गई है, तो ये उसके कारण है। तो आप लोग बेफिक्र रहें, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है जी। चलिए, तो अपने बात कर रहे थे कि दिल्ली बॉम्बे कैलकाटा का पता लगाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है सर
क्योंकि डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल चलता है, कंजम्पशन बेस्ड प्रिंसिपल चलता है, तो उसमें हमें ये पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि ये पर्टिकुलर XYZ सर्विस जो थी उसे कहाँ कंज्यूम करा गया, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है। ठीक है जी, चलिए। तो अब अपने को ये पता चल गया बेसिकली कि भाई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अगर कोई हो रही है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन अगर हो रही है, तो उसमें तो ये पता लगाना है कि टैक्स लगेगा या फिर नहीं लगेगा। अगर कोई डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो रही है तो उसमें ये पता लगाना है कि टैक्स स्टेट 1 को मिलेगा या टैक्स स्टेट 2 को मिलेगा। अब ये चाहे स्टेट हो चाहे यूनियन टेरिटरी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ में आ गई बेटा? हाँ सर, समझ में आ गई। चलिए आगे चलते हैं। ये प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ने के लिए, बच्चों प्लीज आपस में बात नहीं करें। ये प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ने के लिए हमें कौन कौन से एलिमेंट्स को जानना होगा? तो सर प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ने के लिए लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होता है ये सीखना पड़ेगा, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या होता है ये सीखना पड़ेगा, प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस यानी कि कहां पे सर्विस को परफॉर्म करा गया, प्लेस वेयर सर्विस इज कंज्यूम्ड, कहां पे सर्विस को कंज्यूम करा जा रहा है, प्लेस या पर्सन टू विच या हुम बेनिफिट फ्लोज, किसको वो बेनिफिट मिल रहा है, किसको वो बेनिफिट फ्लो हो रहा है। और उसके बाद में अपने बात कर रहे हैं B2B और B2C की। B2B B2C का मतलब क्या हुआ? बिजनेस टू बिजनेस, और B2C का मतलब ऑब्वियसली हो गया बिजनेस टू कंज्यूमर। आखिर इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इसका औचित्य है, क्यों हमें ये पढ़ना पड़ेगा, ये सारी बात भी मैं आपको जब पहुंचूंगा वहां पे तो जरूर समझा दूंगा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, शुक्रिया जी शुक्रिया। अब ये ग्रीन बॉटल है, क्रोमा को बिगाड़ देगी, तो थोड़ा इसको मैं सला देता हूँ। चलिए, तो ये बातें अपन ने देखी। आइए अब पहली वाली टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, लोकेशन ऑफ सप्लायर से मैं आपको, ये सारे नाम हैं, डरो मत, अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इन सारे नामों की आपको जानकारी थोड़ी होनी चाहिए ताकि आपको प्लेस ऑफ सप्लाई अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है ना, घबराओ मत इतना ज़्यादा। चलो, तो लोकेशन ऑफ सप्लाई। अच्छा एक बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्विसेज, यानी कि सर गुड्स के केस की बात नहीं हो रही है। ठीक है, सिर्फ स्पेसिफिकली मैं सर्विसेज के केस की बात कर रहा हूं। लोकेशन ऑफ सप्लायर बोला हुआ है, लोकेशन ऑफ सप्लायर बोला हुआ है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। तो अब इसको समझिए ध्यान से थोड़ा, हाँ एक बार अब ध्यान से इसको समझने का प्रयास करते हैं। जो अच्छे बच्चे हैं वो नोटबुक में पेन को टच करा के एक आकृति बनाएंगे, लिखेंगे इन चीज़ों को, और जो दुष्ट बच्चे हैं वो इंतज़ार करेंगे, स्क्रीनशॉट वगैरह खींचेंगे ताकि बाद में पढ़ सके, लेकिन वो कभी जीवन में पढ़ नहीं पाएंगे। तो आप अच्छे बच्चे हैं, नोटबुक में लिखते चलिएगा। क्या बात पढ़ रहे हैं कि सर अब मोटी भाषा में पहले समझो, मैं ये बोल रहा हूँ कि सप्लायर की लोकेशन क्या है, सप्लायर की लोकेशन क्या है। बहुत सिंपल सी बात है। तो मान लो मैं तुम्हें एक उदाहरण देता हूँ बेटा, कि तुम जाते हो A1 सैलून में, A1 सैलून में जाके तुम बाल कटवाते हो, तो मुझे बताओ कि सप्लायर की लोकेशन क्या है, सप्लायर की लोकेशन क्या है। तो आंसर इसकी सर A1 में जाके मैंने बाल कटवाए हैं, तो वही लोकेशन है। जिस सैलून में जाके मैं बाल कटवा रहा हूँ, जिस सैलून, स्पा, हेयर आर्ट, जो भी नाम बोल दो, वहां जाके मैं बाल कटवा रहा हूँ, उसी जगह को लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑब्वियसली मान लिया जाएगा, और किसी जगह को लोकेशन मानने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर उस लोकेशन को उसने अपना रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस बनाया हुआ है, उसी लोकेशन का एड्रेस देके उसने अपना GST नंबर वगैरह ले रखा है, तो उसी लोकेशन को मान लिया जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो लिखा हुआ है वेयर अ सप्लाई इज मेड फ्रॉम अ प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, यानी कि आप अगर अपने रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, आप अपने रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस को मान लिया जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर। आप अगर अपने रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस को मान लिया जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर। सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बात यहाँ पे बेटा नहीं आ रही। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, चलिए। सर वेयर अ सप्लाई इज मेड फ्रॉम अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ बिजनेस
फॉर विच द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ओब्टेन्ड। यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है, यूजुअली परमानेंट या फिर फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट है ये। अब इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि मान लीजिए ये A1 सैलून जो है, यहाँ पे A1 सैलून है और यहाँ पे A1 वाले ने थोड़ी और जगह ले रखी है, यहाँ पे वो ट्रेनिंग करवाता है, ठीक है। जैसे लैक्मे का, लॉरियल का, जावेद हबीब का ट्रेनिंग एकेडमी होता है जहाँ पे जाके आप बाल काटना वगैरह सीख सकते हो, स्टाइलिंग वगैरह सीख सकते हो। तो A1 वाला भी इस तरह का एक ट्रेनिंग एकेडमी खोल के बैठा हुआ है, उसके सैलून के थोड़ा दूर जाके कॉम्प्लेक्स में वो जगह है। अब ये जगह का ये उसका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ये उसका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन उसी का एक फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट है। ये उसका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन ये उसी की एक फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट है। आप अगर वहां जाते हैं और वहां आप इससे कोई सर्विसेज अवेल कर लेते हैं, क्या हो रहा है जी, आप वहां जाते हैं और उस ट्रेनिंग एकेडमी वाली जगह में कोई सर्विस इससे अगर अवेल कर लेते हैं, तो यहां पे सप्लायर कहां से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है? अपने ही किसी परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट से, अपने ही किसी दूसरे प्रेमाइस से कर रहा है, जो कि रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, लेकिन है उसी का। वहां पे देयर इज अ सेंस ऑफ परमानेंसी, जिस तरीके से उस जगह को बनाया गया है, स्ट्रक्चर करा गया है, एक परमानेंस वहां पे दिखाई देता है। तो फिर उस फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट को, उस जगह को मान लिया जाएगा लोकेशन ऑफ सप्लायर। उस जगह को हम मान लेंगे लोकेशन ऑफ सप्लायर, ठीक है जी। तीसरी बात, वेयर अ सप्लाई इज मेड फ्रॉम मोर देन वन एस्टैब्लिशमेंट वेदर द प्लेस ऑफ बिजनेस और एनी फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट। Where a supply is made from more than one establishment, whether the place of business or any fixed establishment। मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसा हुआ कि मान लीजिए कोई ब्राइडल पैकेज दिया है, ठीक है, A1 ने किसी प्रकार का ब्राइडल पैकेज दिया है। अब इस ब्राइडल पैकेज के अनुसार क्या किया जाएगा? दूल्हे को शायद उन्होंने महीने भर का पैकेज दिया है कि भाई आपको 1 महीने तक 5-5, 4-4 दिन छोड़ के हमारे सैलून में आना है, हम वहाँ पे आपको 2-4 फेशियल देंगे, आपका हेयर ट्रीटमेंट होगा, स्पा होगा, ना कलर होगा, ये होगा वो होगा। एक दिन मैं आपको अपने ट्रेनिंग स्टूडियो में बुलाऊंगा, वहाँ पे कुछ काम करना है, और फिर इवेंचुअली जिस दिन वो दूल्हा बनेगा, इवेंचुअली जिस दिन वो दूल्हा बनेगा उस दिन शायद उसको किसी और ही जगह पे तैयार करा जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमें फुल मिरर वगैरह चाहिए और वीडियोग्राफी वगैरह करनी है, तो एक थोड़ी और ज़्यादा खुली जगह चाहिए जहाँ पे A1 वाले लोग उसे तैयार भी कर सकें एंड एट द सेम टाइम रिकॉर्डिंग वगैरह भी हो सके, शादी का वीडियो जो बन रहा है वो, ठीक है ना। जिस दिन हमारी बर्बादी होती है उस चीज़ को हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेके रख देते हैं अपने पास में, ठीक है जी। तो अब इस तरह का, ये मैंने ब्राइडल बोल दिया, ब्राइड ग्रूम कर देते हैं इसको, चलो A1 आई डोंट नो अगर वुमेन का है तो ब्राइड ग्रूम पैकेज कर दिया। ब्राइड ग्रूम पैकेज लंबा चौड़ा ये कार्यक्रम चलने वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस से भी सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है और दूसरी जगहों से भी सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है। तो 2-3 जगहों से सर्विस प्रोवाइड करी गई है। तो यहाँ पे बोला है लोकेशन ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ सप्लाई। मतलब कौन सी वो लोकेशन है जिस लोकेशन का इस सर्विस के साथ, इस प्रोविजन ऑफ सर्विस के साथ सबसे ज्यादा निकटतम नाता या रिश्ता है। बात को समझिए, कौन सी ऐसी जगह है जिस जगह के साथ उस सर्विस का सबसे करीबी, सबसे निकटतम रिश्ता नाता है या सबसे ज़्यादा डायरेक्टली कनेक्टेड है। अपने इस एग्जाम्पल को अगर कंसिडर करेंगे तो इसमें अपने को पता चल रहा है कि भाई उस दूल्हे को A1 वाले ने 10 में से 6-7 बार अपने सैलून पे ही बुलाया था और वहीं पे सारा काम किया गया था। बस एक दिन उसको बुलाया था ट्रेनिंग एकेडमी पे और एक दिन उसका शादी का वीडियो बनाना था, इसलिए कोई दूसरी जगह पे उन्होंने उसको तैयार
किया था। तो डायरेक्टली, मोस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड वाली जो जगह है वो शायद उसका सैलॉन ही है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर जो वो सैलॉन वाली जगह थी, मान जा, क्या हो गया? हेलो, चलो मान जाएगा थोड़ी देर में। जो वो सैलॉन वाली जगह थी उसी को अपने मान लेंगे प्लेस ऑफ, सॉरी, लोकेशन ऑफ सप्लायर। ठीक है, इन बातों को बहुत अच्छे से समझना है बेटा, क्योंकि आगे जाके जब अपने प्लेस ऑफ सप्लाई के रूल्स पढ़ रहे होंगे तो बार बार ऐसा लिखा हुआ आएगा कि प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। तो वहाँ पे मैं हर बार आपको लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है ये समझाने नहीं बैठ सकता। तो आपको अच्छे से समझना है कि क्या होता है लोकेशन ऑफ सप्लायर, फिर आगे जितने भी रूल्स आएंगे वहाँ पे आप सब जगह इसको एक्स्ट्रापोलेट कर पाएंगे। ठीक है, ये क्यों हैंग हो गया है गुड्डू? मान जा बेटा। एक सेकेंड। अरे बाबू, क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, लोकेशन ऑफ सप्लायर हमारा हो गया है, आगे बढ़ने दो हमको। जिद पकड़ लिए बेटा इसने तो, बंद भी नहीं हो रहा, बंद तो हो जाए कम से कम। चलो, ना मानोगे तुम, स्केप करना पड़ेगा। हम्म, क्या मजा आया जिद करके, बताइए। चलिए, आई होप आप लोगों को भी अब वापस ठीक से दिखाई दे रहा होगा। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर ऑफ सर्विस पे मैं हूँ, और हमने यहाँ पे, हाँ, ये बात पढ़ ली। अगर A1 सैलून से ही किया जा रहा है तो उसी को मान लेंगे, ट्रेनिंग एकेडमी से किया जा रहा है तो उसको मान लेंगे, दो तीन जगह से किया जा रहा है तो जो मोस्ट प्रोमिनेंट होगी या मोस्ट डायरेक्टली रिलेटेड होगी उस जगह को मान लूँगा। ठीक है, और रेसिडुअल केसेस में यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ सप्लायर, यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ सप्लायर, यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ सप्लायर मान लिया जाएगा बेटा। तो यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ सप्लायर का मतलब क्या हुआ? यानी कि जहाँ पे सप्लायर आम तौर पे रहता है, यानी कि कुछ और नहीं समझ में आएगा तो सप्लायर के घर को भी हम मान सकते हैं। अब सेम इसी लॉजिक से रिसिपिएंट का भी दिया हुआ है। ठीक है जी, डिट्टो इसी लॉजिक से रिसिपिएंट की भी बात दी हुई है। आप पढ़ें ज़रा इसको एक मिनट के लिए, मैं सिर्फ एक सेकेंड ना, साइज़ मेरे हिसाब से चेंज हो गया है।
चलिए, तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सर्विस पे मैं आ गया हूं। तो वेयर सप्लाई इज रिसीव्ड एट अ प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच द रजिस्ट्रेशन इज obtained, यानी कि आपने सर्विस रिसीव करी है ऐसी जगह पे जिस जगह के लिए आपने अपना रजिस्ट्रेशन लिया हुआ है, तो उस जगह को मान लिया जाएगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? मान लीजिए ये डीडी इंस्टीट्यूट है। डीडी इंस्टीट्यूट में मैं किसी को बुलाता हूँ, मुझे XYZ कोई सर्विस चाहिए, मुझे अपनी ऑफिस में लेटेस्ट से इंटीरियर डिज़ाइनिंग का काम करवाना है। तो वो व्यक्ति आता है और यहाँ आके मुझे वो सर्विस प्रोवाइड करता है। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे ये सर्विस कहाँ प्रोवाइड करी गई है? सर, आपको ये सर्विस उस जगह पे प्रोवाइड करी गई है जो कि आपका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है। आपको ये सर्विस उस जगह पे प्रोवाइड करी गई है जो कि आपका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो बस सिंपल सी बात है, जो मेरा रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, अगर मैं वहां पे सर्विस अवेल कर रहा हूं तो फिर मेरा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट क्या माना जाएगा? उसी रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस को मान लिया जाएगा। पिछला एग्जाम्पल अगर अपने कंसिडर करें, A1 सैलून की बात कर रहे थे, तो मान लो A1 सैलून वाला अब ये लॉकडाउन के बाद जब सैलून को खोलता है तो उसे अपनी जगह को सैनिटाइज करवाना है, डिसइंफेक्टेंट वगैरह का स्प्रे करवाना है, तो वो किसी पेस्ट कंट्रोल वाले को कॉल करता है और कहता है कि भाई हमें सैनिटाइजेशन का स्प्रे कर दीजिए और डिसइंफेक्टेंट वगैरह स्प्रे कर दीजिए मेरे सैलून में, जिसका मैंने रजिस्टर्ड, वो जो कि मेरा रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है। अब अगर वो आके वहाँ पे सर्विस उसको प्रोवाइड करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि भाई रिसिपिएंट कौन? तो आंसर इज A1, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर कौन हो गया? सर्विस प्रोवाइडर हो गया वो व्यक्ति जो डिसइंफेक्टेंट लेके आया है, जो पेस्ट कंट्रोल वाला है। तो A1 बीइंग द सर्विस रिसिपिएंट, उसने अपनी ये सर्विस कहाँ रिसीव करी? सर, उसने अपनी रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस में ये सर्विस रिसीव करी, तो ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा वो A1 का सैलून वाला जगह। इसी तरीके से वेयर सप्लाई रिसीव्ड एट अ प्लेस अदर देन द प्लेस ऑफ बिजनेस फॉर विच रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड, लेकिन हाँ वही परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट या फिर फिक्स एस्टैब्लिशमेंट है। यानी कि वही अगर ट्रेनिंग एकेडमी में अगर वो स्प्रे करवा रहा है अपनी, तो उस जगह को मान लिया जाएगा। ठीक है, मेरे केस का एग्जाम्पल दूं तो आज मेरे लिए डीडी इंस्टीट्यूट का ये वाला जो जगह है ये रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है, ये मेरा रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है। लेट अस से कोई और जगह है जहाँ पे हम अपना बुक्स रखते हैं, स्टॉक्स रखते हैं, स्टेशनरी वगैरह का सारा स्टॉक वगैरह रखते हैं, हमने कोई जगह लेके रखी हुई है एज अ गोडाउन के तौर पे, हम उसको यूज़ कर रहे हैं। अब उस जगह पे अगर मैं भी इस तरीके का कोई स्प्रे करवाना चाहता हूँ या पेंट करवाना चाहता हूँ या वहाँ पे कोई और तरह की सर्विस अवेल कर रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में डीडी इंस्टीट्यूट इज नॉट रिसीविंग दैट सर्विस एट इट्स रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, इट इज रिसीविंग दैट सर्विस एट सम अदर फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट। तो ऐसी सिचुएशन में लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट मान लिया जाएगा उसी जगह को जहाँ पे वो फिक्स एस्टैब्लिशमेंट है। वेयर सप्लाई रिसीव्ड एट मोर देन वन एस्टैब्लिशमेंट वेदर द प्लेस ऑफ बिजनेस और एनी फिक्स एस्टैब्लिशमेंट, सेम जैसा वहाँ पे पढ़ा था, वहाँ पे प्रोवाइडेड लिखा हुआ था, यहाँ पे रिसीव्ड लिखा हुआ है, यानी कि सर्विस दो जगह पे रिसीव करी जा रही है तो भी उस जगह को मान लिया जाएगा लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट, जो कि मोस्ट डायरेक्टली कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ सप्लाई है। ठीक है जी, रिसिप्ट ऑफ सप्लाई यहाँ पे आ जाएगा, ज़्यादा क्लियरली समझना चाहें तो। रेसिडुअल केसेस में वही यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ रिसिपिएंट, सप्लायर के केस में मैंने यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ सप्लायर माना था, यहाँ पे यूजुअल प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ रिसिपिएंट मान लिया, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। चलो जी, नो सच डेफिनेशन फॉर लोकेशन ऑफ सप्लायर या फिर रिसिपिएंट ऑफ गुड्स, गुड्स के केस में ऐसी कोई परिभाषाएं नहीं है बच्चों, ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ सर्विसेज के लिए की गई है। गुड्स के केस में एनी विच वेज उसको गुड्स के जहाँ गुड्स जाते हैं वही प्लेस मान लिया जा सकता है, तो वहाँ पे आइडेंटिफाई करना आसान होता है। चलो, प्लेस ऑफ बिजनेस इंक्लूड्स अ प्लेस फ्रॉम वेयर बिजनेस इज ऑर्डिनरली कैरीड एंड इंक्लूड्स अ वेयर हाउस, गोडाउन or any other place where a taxable person stores his goods, supplies or receives goods or services or both, or a place where taxable person maintains his books of accounts, or a place where taxable person engage in business through an agent by whatever name called। यानी कि प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन अगर हमें समझनी है तो हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? देखो, डेफिनेशन जो है इंक्लूसिव है,
क्या है? इंक्लूसिव है। इन क्या क्या इंक्लूड होता है ये बताया हुआ है, बाकी तो डेफिनेशन की बात बताइए कि भाई जहां से आप बिजनेस कैरी करते हैं, बिजनेस इज कैरीड ऑन, या बुक्स ऑफ अकाउंट जहां पे मेंटेन करा जाता है, या फिर जहां पे आप बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे हो वाया एजेंट। एजेंट के थ्रू भी अगर आप कहीं से बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो, एजेंट के थ्रू भी बेटा अगर आप कहीं से बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो तो उस जगह को ऑब्वियसली आपका प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे अपने को क्या क्या नाम याद रखने पड़े? वेयर हाउस, गोडाउन, बुक्स ऑफ अकाउंट और एजेंट। ओके जी, ये चार बातें आई यहाँ पे अपनी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा एक बात याद रखनी चाहें तो ऑर्डिनरीली कैरीड वाली बात भी ले लेते हैं। तो मेरे पास आया ऑर्डिनरी कैरीड, वेयर हाउस, गोडाउन, बुक्स ऑफ अकाउंट और एजेंट। ठीक है जी। ओ गॉड बा, ओ गॉड बा। चलो, इलस्ट्रेशन मैं आपको दे रहा हूं। यूनिलीवर अवेल्स सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस फॉर इट्स मल्टीपल ब्रांचेस। यूनिलीवर ने अपनी मल्टीपल ब्रांचेस के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस लिया, इंक्लूडिंग रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इन मुंबई। तो ये उसका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस हो गया, ये पता चल गया आपको, इस बात की जरूरत थी हमें। ठीक है, रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस आपको पता चल गया। सच सर्विसेज आर रिसीव्ड इन मुंबई। ये सर्विसेज कहाँ पे रिसीव हो रही हैं? सर मुंबई में रिसीव हो रही हैं। बट आर अवेल्ड बाई 4 अदर ब्रांचेज ऑफ यूनिलीवर एट उज्जैन, भुवनेश्वर, रांची एंड वाइजैग। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सर सर्विसेज रिसीव हो रही हैं मुंबई में, लेकिन फिर बाद में इसका फ़ायदा बाकी जो 4 ब्रांचेज हैं उज्जैन, भुवनेश्वर, रांची एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो भी उठा पा रही हैं। तो अपने को बताना है आइडेंटिफाई लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। ठीक है जी। तो बहुत सिंपल सा अपना क्वेश्चन था। क्या क्वेश्चन था? अपने को बोला जाता है आइडेंटिफाई करो वेयर इज द सर्विस रिसीव्ड। तो सर्विस रिसीव कहाँ हुई है? मुंबई में। मुंबई क्या है? सर रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है। मुंबई क्या है? रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है। तो बस जो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है वही आपका आंसर भी है। जो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है वही आपका आंसर भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई, बिकॉज ऑफ दिस लाइन, सब सर्विसेज आर रिसीव्ड इन मुंबई। ठीक है जी, आगे चलते हैं। L&T having its registered place of business in Delhi receives the IT solution services in वडोदरा। ठीक है जी। अब L&T का बोला है कि जी रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है दिल्ली में, लेकिन इसने कोई सर्विसेज रिसीव करी हैं वडोदरा में। ठीक है जी। तो अपने अज्यूम कर रहे हैं कि वडोदरा में इनके पास में कोई फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट था, और उस फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट में अगर इस सर्विस को रिसीव किया जाता है तो आंसर हो जाएगा लोकेशन ऑफ सच फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट। तो इन दिस केस आर आंसर विल बी वडोदरा। इन दिस केस आर आंसर विल बी वडोदरा। और आगे क्या लिखा है? इंटर स्टेट वर्सेज इंट्रा स्टेट की बात करी गई है।
लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन सेम स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। मैंने आपको ये बताया है डायग्राम वाइज, या अगर मोटी भाषा में कहें तो ये सवाल बहुत आसान है। आपसे मैं पूछता हूँ कि भाई इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कौन सी होती है, तो आप बोलेंगे कि सर जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको हम इंटर स्टेट कहते हैं, राइट। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो उसको हम इंटर स्टेट कहते हैं। लेकिन ये बहुत ही रफ और लेमन लैंग्वेज है, आपको टेक्निकल लैंग्वेज में समझना होगा कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन किसको कहते हैं, क्योंकि मैं आगे जाके आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा कि कैसे ट्रांजैक्शन ऐसा हो रहा होगा लेकिन फिर भी वो इंटर स्टेट माना जाएगा, ठीक है ना। तो चलो टेक्निकल लैंग्वेज में सर क्या कहेंगे आप, किसको माना जाएगा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो टेक्निकल लैंग्वेज में कुछ ऐसा है बेटा कि इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हम मानेंगे व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर, व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर अलग जगह पे है एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अलग स्टेट में है, ये दोनों चीज़ें अगर अलग अलग स्टेट में है या अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में है तो ही उसको इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर, जो कि अपने आप में कॉमन वर्ड नहीं है, टेक्निकल वर्ड है, आपको टेक्निकली समझना है कि लोकेशन ऑफ सप्लायर का मतलब क्या होता है। आपने अभी पढ़ा रजिस्टर्ड जगह पे है तो वही वाला, अगर कोई और फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट है तो वो वाली जगह, एक से ज़्यादा जगह है तो जो मोस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड है, और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो प्लेस ऑफ रेसिडेंस ऑफ सप्लायर, ठीक है ना। तो ये लोकेशन ऑफ सप्लायर की डेफिनेशन। प्लेस ऑफ सप्लाई तो अपने आप में बहुत बड़ा गीता है जिसको आज हम पूरा पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा, लेकिन हाँ रफली ये समझ लेना है कि जब लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई डिफरेंट स्टेट में होंगे तो ही उसको इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। अब सवाल ये कि सर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन क्यों जानना पड़ता है हमें, ताकि हमें पता चल सके कि उस पर हम लोगों को आईजीएसटी लगाना है कि एसजीएसटी प्लस सीजीएसटी, ठीक है ना। तो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन कौन सी हो जाएगी, ऑब्वियसली वो इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो जाएगा जब सेम स्टेट में होगा। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों अगर सेम स्टेट में है तो उसको हम कह देंगे इंट्रा स्टेट, और दोनों अगर अलग अलग स्टेट में है तो उसको हम कह देंगे इंटर स्टेट। बहुत बढ़िया। उसके बाद में क्या है, अच्छा ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि ये वाली चीज़ को इंटरस्टेट माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। तो आपसे अगर पूछा जाए कि इम्पोर्ट्स जो होते हैं, जितने भी इम्पोर्ट्स होते हैं तो उसको आप क्या मानेंगे, तो सिंपल सा आंसर है सारा का सारा इम्पोर्ट्स जो है वो डीम्ड इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन है। क्योंकि अगर राजस्थान से गुजरात में सामान आना इम्पोर्ट है तो ऑब्वियसली दुबई से गुजरात में सामान आना तो 100% 100% इम्पोर्ट ही होगा। नेक्स्ट क्या है, सप्लाईज बाई एंड टू एसईजेड। एसईजेड को अगर सप्लाई दी जा रही है या एसईजेड से अगर सप्लाई ली जा रही है, एसईजेड को अगर सप्लाई दी जा रही है और एसईजेड को अगर सप्लाई दी जा रही है, आइदर केस में एसईजेड को तुम अगर सप्लाई दे रहे हो या एसईजेड को तुमसे अगर तुम सप्लाई ले रहे हो, आइदर केस में उसको क्या माना जाएगा, डीम्ड इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। एसईजेड से सप्लाई ले रहे हो दे रहे हो, आइदर केस में उसको डीम्ड इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा। आपको मैंने बताया भी था शायद पहले कि मान लीजिए एक ही स्टेट है, ये गुजरात है। अब गुजरात में एक जगह है जिसका नाम है कांडला, है ना, कांडला करके एक जगह है। अब ये कांडला को एसईजेड माना गया है और लेटेस्ट से दूसरी जगह है वडोदरा। तो अब वडोदरा से कांडला अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, हिसाब से देखा जाए तो दोनों गुजरात के अंदर ही हो रहा है, तो उसको तो आइडियली इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन मानना चाहिए, लेकिन नहीं, स्पेसिफिकली बताया गया है कि एसईजेड जो होता है इट इज डीम्ड टू बी कंसिडर्ड एज अ फॉरेन टेरिटरी फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेशन। तो इसीलिए अगर कांडला और बड़ौदा के बीच में ट्रांजैक्शन होती है तो भी उसे इंटर स्टेट माना जाएगा। एनी अदर सप्लाई अगर वो इंट्रा स्टेट नहीं है तो उसको ऑब्वियसली इंटर स्टेट मान लिया जाएगा। एनी अदर सप्लाई अगर वो इंट्रा स्टेट नहीं है तो उसे इंटर स्टेट मान लिया जाएगा। एक्सपोर्ट से हैं या सप्लाईज टू इंटरनेशनल टूरिस्ट से हैं, उनको भी मान लिया जाएगा डीम्ड इंटर स्टेट, ठीक है।
तो आपसे अगर इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन पूछ लिया जाए क्या होता है, तो अपने आप में बहुत बड़ा डेफिनेशन है, जिसमें आप पहले तो ये बताएंगे कि अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई अगर अलग अलग जगह पे आता है तो उसको आप कहते हो इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन। उसके अलावा आप डीम्ड इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन के एग्जाम्पल दे देंगे। बढ़िया। अच्छा, टेरिटोरियल वाटर का सप्लाई। टेरिटोरियल वाटर आप लोगों को पता है बेटा कि ये जो है ये तो लैंड फ्रंटियर या लैंड टेरिटरी ऑफ इंडिया है। अब ये जो यहाँ से जो 12 नॉटिकल माइल वाला एरिया है ना, यहाँ से जो 12 नॉटिकल माइल वाला एरिया है, आपको पता है कि ये एरिया क्या है? सर यहाँ से 12 नॉटिकल माइल वाला जो एरिया है इसको हम लोग इंडियन टेरिटोरियल वाटर कहते हैं। अब मान लो अगर कोई यहाँ से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इस 12 नॉटिकल माइल वाले एरिया से अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो वो तो किसी भी स्टेट में नहीं है, वो तो किसी भी यूनियन टेरिटरी में नहीं है। तो फिर वैसी सिचुएशन में सर प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे माना जाएगा? वैसी सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई कैसे माना जाएगा? तो मान लीजिए ये अपन ने एग्जांपल दिया कि ये वो जगह है, यहाँ से सर्विस प्रोवाइड करी जा रही है। तो हम कहते हैं कि अगर ऐसा कोई सिचुएशन है जिसमें कि लोकेशन ऑफ सप्लायर, लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो टेरिटोरियल वाटर्स में है, तो फिर मतलब ये ऐसा है लाइन कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ है तो फिर लोकेशन ऑफ सप्लायर मान लिया जाएगा दैट कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ बेसलाइन इज लोकेटेड। दैट कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ बेसलाइन इज लोकेटेड। ठीक है, जैसे अब मान लो ये वाली जगह की अगर मैं बात करता हूँ, तो यहाँ है उड़ीसा और यहाँ है आंध्र प्रदेश। अब इसको अगर आप ऑब्जर्व करो तो ये किसके ज़्यादा पास में है? ये पॉइंट जो है ये है उड़ीसा और ये है आंध्र प्रदेश। ये आंध्र प्रदेश है, ये आपका उड़ीसा है। मैं बात कर रहा हूँ इस पॉइंट की, तो ये ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश का जो बॉर्डर है, आंध्र प्रदेश का जो बेसलाइन है उसके ज़्यादा पास में पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में आंसर हमारा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। बात समझ में आई आपको बेटा? क्या बात कर रहा हूँ मैं? If LOS is in territorial waters of India, then place of supply shall be कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ बेसलाइन इज लोकेटेड। ये कोस्टल स्टेट बोला हुआ है, इसका मतलब कुछ नहीं है कोस्ट एरिया में, इसलिए कोस्टल। आप सिंपली पढ़ो वो वाला स्टेट या यूनियन टेरिटरी जो कि बॉर्डर के सबसे जो कि इस पॉइंट के सबसे करीब होगा। ठीक है, और इफ पॉइंट ऑफ प्लेस ऑफ सप्लाई इस जगह पे है, देन लोकेशन ऑफ सप्लायर शैल बी वही कोस्टल स्टेट और यूनियन टेरिटरी वेयर द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ बेसलाइन इज लोकेटेड। चलो अच्छी बात। इलस्ट्रेशन बोला है तो इलस्ट्रेशन मैंने आपको ये समझा ही दिया कि भाई ये आंध्र प्रदेश था, ये उड़ीसा था, और यहाँ से मान लो कोई व्यक्ति है जिसने अपना ऑयल रिफाइनरी खोल रखा है और ये लोगों को सर्विस प्रोवाइड करता है ऑयल रिफाइन करने की। तो अब तो पता नहीं चल पा रहा कि इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई हम क्या लें। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको बताया कि अगर ये आंध्र प्रदेश के पास में तो आंध्र प्रदेश कंसिडर कर लिया जाएगा। चलिए अब हम आज के टॉपिक पे थोड़ा बहुत पहुंचे हैं, टच कर पाएंगे अब उस चीज़ को। ठीक है जी, तो प्लेस ऑफ सप्लाई की बात अब हम शुरू करेंगे। अब ये प्लेस ऑफ सप्लाई आपको पढ़ना है गुड्स के लिए भी और सर्विसेज के लिए भी। ठीक है, दोनों में दो दो हिस्से हैं, एक डोमेस्टिक वाली ट्रांजैक्शन, एक क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। ठीक है जी, तो गुड्स के केस में हमने क्या बोला है, बहुत सिंपल भाषा में कह दिया, सप्लाई अदर देन एक्जिम। एक्जिम का मतलब हो गया ऑब्वियसली
एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। ठीक है जी। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा जो गुड्स के ट्रांजैक्शन है उसमें क्या होगा, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाले जो ट्रांजैक्शन हैं उसमें क्या होगा। तो ये अपने पढ़ेंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई अपने को समझ में आएगा वहां से, यस और नो। दूसरा क्या लिखा हुआ है, दूसरा लिखा हुआ है सर्विसेज। सर्विसेज में भी मैंने बोला है एलओएस एंड एलओआर इज इन इंडिया। एलओएस एंड एलओआर इज इन इंडिया। एलओएस का मतलब क्या हो गया, लोकेशन ऑफ सप्लायर, और एलओआर का ऑब्वियसली फिर मतलब हो गया लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। तो अगर बेटा लोकेशन ऑफ सप्लायर एज वेल एज लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट दोनों इंडिया में है, अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इंडिया में है, तो ये तो फिर वही डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन हो गई। और ये एलओएस और एलओआर आउटसाइड इंडिया है, यानी कि या तो लोकेशन ऑफ सप्लायर इंडिया के बाहर का है या फिर लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट इंडिया के बाहर का है। तो उस केस में कैसे आपको प्रोविजन पढ़ना है, नियम पढ़ना है, ये भी अपने को देखना है। बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। चलिए आगे चलता हूं। अब हम लोग गुड्स वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम पहला प्लेस ऑफ सप्लाई का प्रोविजन पढ़ेंगे, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि भाई प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सी मानी जाएगी। चलिए, तो प्लेस ऑफ सप्लाई में आपके पास में गुड्स के केस में ये कौन सा केस अपने पढ़ रहे हैं, ये वो वाला केस पढ़ रहे हैं विदाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला। ठीक है जी, हाँ जी सर। बिना एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला केस बता रहा हूं आपको बेटा, बिना एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला केस बता रहा हूं। सिंपल प्रोविजंस हैं, आइए देखते हैं। पहला क्या है, 10(1)(a) मूवमेंट ऑफ गुड्स। इस तरह की लैंग्वेज हम इससे पहले एक बार पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो। हम लोग जब इनवॉइस कब रेस करना है ये वाले चीज़ें को पढ़ रहे थे, इनवॉइस कब रेस करना है ये वाली चीज़ों को जब हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे हम पढ़ते थे कि ऐसा सप्लाई जहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व होता है तो रिमूवल ऑफ गुड्स के पहले आपको इनवॉइस रेस कर देना। याद है कि नहीं ये वाली बात? हाँ जी सर। तो वैसा ही कुछ आ गया कि मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है तो प्लेस ऑफ सप्लाई किसको माना जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है जी, यहाँ से मूवमेंट स्टार्ट होगा, यहाँ पे मूवमेंट एंड होगा, ये मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई दो ही ऑप्शन है, या तो जहाँ से मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसको मान लो, या फिर जहाँ पे मूवमेंट एंड हुआ उसको मान लो। अब कॉन्सेप्चुअली तुम्हें पता है कि ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है, ये सो नो? हाँ सर, कॉन्सेप्चुअली आपको पता है बेटा कि ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स होता है। और अगर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है तो आपको प्लेस ऑफ सप्लाई किसको मानना चाहिए, जहाँ से गुड्स का मूवमेंट स्टार्ट हुआ या जहाँ पे गुड्स का मूवमेंट एंड हुआ। जल्दी बता दीजिए। आंसर इज सर जहाँ पे लोकेशन ऑफ गुड्स व्हेन मूवमेंट टर्मिनेट्स, जहाँ पे मूवमेंट समाप्त होता ही है, जहाँ पे मूवमेंट खत्म होता है, उस जगह को माना जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई। अब ये प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन आइडियली आपको नोटबुक में लिखने चाहिए। आप लिखेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और ब्रैकेट में वहाँ पे लिख देंगे विदाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट। पहला केस लिख देंगे सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स। ठीक है ना, शर्माना नहीं चाहिए, लिखना चाहिए बेटा, लिखने से ही काम होता है। सप्लाई इन्वॉल्विंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, आंसर क्या हो जाएगा, डेस्टिनेशन, यानी कि प्लेस वेयर सच मूवमेंट टर्मिनेट्स। सिंपल है जी, प्लेस वेयर सच मूवमेंट टर्मिनेट्स। 10(1)(b) आ गया, मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, मूवमेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। इसका क्या मतलब हुआ, एक नाम लिखिए, इसका एक नाम है स्पेसिफिक, इसको बोलते हैं बिल टू शिप टू। बिल टू शिप टू का मतलब क्या हुआ, आइए देखते हैं। ये है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में रहता है ए, ये है गुजरात,
गुजरात में रहते हैं बी और सी। क्या हो रहा है? एक सेकेंड। हाँ, चलिए। कहाँ गया? गुजरात महाराष्ट्र उल्टे हो गए थे ना, थोड़ा गुजरात इस तरफ आना चाहिए। महाराष्ट्र इस तरफ है, महाराष्ट्र में रहता है ए, गुजरात में रहते हैं बी और सी। अब ए जो है वो बी को ऑर्डर देता है कुछ सामान का। तो नॉर्मली अगर ए बी को ऑर्डर देता है तो बी का फर्ज बनता है कि बी उस सामान को ए तक पहुंचा दे। ठीक है। लेकिन क्या है, अपेरेंटली ए का कस्टमर जो है वो गुजरात में ही रहता है। ए का कस्टमर जो है वो गुजरात में ही रहता है। तो ए अगर बी से एक बार सामान यहाँ मंगवाएगा फिर वापस भेजेगा, उससे काफ़ी सिंपल हो जाएगा। अगर ए बी को बोल देता है कि भाई तू एक काम कर, ये सामान जो है ना सी तक पहुंचा दे, ये सामान तेरे को सी को डिलीवर करना है। यानी कि बी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो बी का कस्टमर कौन है? हुज बी का कस्टमर? आंसर इज सर बी का कस्टमर तो ए है, क्योंकि ए ने ही बी को ऑर्डर दिया है। कल को बी अगर बिल भेजेगा तो किसको भेजेगा? तो ये हो गया बिल टू। बिल बी भेजेगा ए को, लेकिन शिप टू सामान ट्रांसपोर्ट किसको करेगा? सी को। ठीक है जी, बात को समझिए। तो आप इसको समझिए कि दिस इज लाइक टू ट्रांजैक्शंस। दो ट्रांजैक्शन हो रही है, एक बी से ए को सामान जा रहा है और एक ए से सी को सामान जा रहा है। बी का कस्टमर ए का कस्टमर सी। दो बिल बनने चाहिए। एक बिल बनना चाहिए बी से ए को, तो मान लेते हैं कि 1000 प्लस जीएसटी का बिल बन गया ये। और फिर ए से सी का एक और है तो उसमें मान लीजिए 1200 प्लस जीएसटी का बिल बन गया। ठीक है जी। खैर, अब सवाल ये यहाँ पे क्या आया कि मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है, मूवमेंट ऑफ गुड्स हो रहा है फ्रॉम बी टू सी। तो अगर मैं पहला वाला रूल अपना देख के चलूँ, मेरा पहला वाला रूल क्या था कि भाई अगर मूवमेंट हो रहा होता है, अगर मूवमेंट हो रहा था तो वो जगह लो जहाँ पे मूवमेंट टर्मिनेट हुआ। तो यहाँ पे हिसाब से मूवमेंट कहाँ टर्मिनेट हुआ? गुजरात में ही टर्मिनेट हुआ। लेकिन मेरा दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर किसी थर्ड पर्सन के इशारे पे मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, तो आपको लेना है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ सच थर्ड पर्सन। क्योंकि एक्चुअली देखा जाए तो बी ने सी को सामान बेचा ही नहीं है, बी ने सामान बेचा है ए को। सी तो ए का कस्टमर है। तो ये देखिए, ये कितना अच्छा एग्जाम्पल है इस चीज़ का कि सामान कभी गुजरात से बाहर ही नहीं निकला, सामान कभी गुजरात से बाहर ही नहीं निकला, लेकिन फिर भी इस ट्रांजैक्शन को इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। बात समझ रहे हैं आप मेरी? सामान कभी गुजरात से बाहर ही नहीं निकला। आप देखिए, सामान तो बी टू सी गया है, गुजरात के अंदर ही है, लेकिन फिर भी इसे क्या माना जाएगा? फिर भी इसे माना जाएगा इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। क्यों इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन माना जाएगा? क्योंकि सर ये बी टू ए ट्रांजैक्शन एक है और ए टू सी ट्रांजैक्शन एक और है। तो बी जो है वो बिल इशू करेगा, इनवॉइस इशू करेगा ए के नाम पे। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा माना जाएगा कि पहले बी ने सामान ए को भेजा और फिर ए ने सामान सी को भेजा। तो ऐसी सिचुएशन में बेटा बी टू ए जो है वो भी इंटर स्टेट है और ए टू सी जो है वो भी इंटर स्टेट है। इसीलिए ये जो बी टू सी की ट्रांजैक्शन थी, जो कि हो तो गुजरात में ही रही थी, फिर भी इसे इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन मान लिया जाएगा। आप चाहें इस एग्जाम्पल को ड्रॉ कर लें, कॉपी कर लें, क्योंकि आगे जाके समझ में
आएगा नहीं, ये बना हुआ रहेगा तो काफ़ी मदद होगी। कॉपी कर सकते हैं आप इसको। हो गया? चलिए, बहुत अच्छे। कॉपी कर लीजिए बेटा, वरना दिक्कत होगी। आगे चलता हूँ मैं, जिनका नहीं हुआ प्लीज़ पॉज करके कॉपी कर सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। 2 पॉइंट हमने पढ़ लिए। मूव दोनों वन का ही है, 10 वन का ही है। 10 वन का पहला मूवमेंट ऑफ गुड्स, दूसरा था मूवमेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। मूवमेंट ऑफ गुड्स में सिंपली बोला जहाँ पे मूवमेंट खत्म हो रहा है, और मूवमेंट ऑन डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन में ये माना अपन ने कि भाई जो भी थर्ड पर्सन था उसका जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है ना, उसी को प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि यही माना जाएगा कि बी ने सी को नहीं सामान बेचा है, बी ने सामान बेचा है ए को। बी ने सी को सामान नहीं बेचा है, बी ने सामान बेचा है ए को। बढ़िया। तीसरा जो है वो ये कहता है जी मूवमेंट ऑफ गुड्स ही नहीं हुआ, कोई प्रकार का मूवमेंट हुआ ही नहीं। अब अगर मूवमेंट ही नहीं हुआ, ये अपन पढ़ा करते थे, अगर आपको याद हो, मैंने विजया सेल्स का आपको एग्जांपल दिया था कि कोई व्यक्ति जाता है विजया सेल्स में, जाके लैपटॉप खरीद के ले आता है, तो वहाँ पे तो कोई मूवमेंट ऑफ गुड्स हो ही नहीं रहा। आप जाते हैं, आपको हैंड ओवर कर दिया जाता है गुड्स, आप वहाँ पे जाते हैं, आपको वो सामान दे दिया जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि लोकेशन ऑफ सच गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब ये हैंड ओवर करा जा रहा है या डिलीवरी दी जा रही है, उस समय गुड्स जहाँ पे थे, उस समय गुड्स जहाँ पर थे उसी को मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, उसी जगह को मान लिया जाएगा बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई। बात समझ में आई? चलिए, फिर क्या पॉइंट है? असेंबली और इंस्टॉलेशन। असेंबली और इंस्टॉलेशन, आप असेंबली करवा रहे हैं, इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं किसी चीज़ का अपनी जगह पे, तो ऐसी सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई किसे मानना चाहिए? तो सबसे सरल होगा सर, जहाँ पे उस चीज़ को इंस्टॉल करा गया है उसी चीज़ को हम, उसी जगह को हम मान लेते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई। भले ही रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस कहीं का भी रहा हो, सप्लायर का लोकेशन कुछ भी हो, रिसिपिएंट का लोकेशन कुछ भी हो, लेकिन ये एक फिजिकल चीज़ है, टेंजिबल चीज़ है, जिसको कहीं पे इंस्टॉल करा जा रहा है, परमानेंटली इसको वहाँ पे रखा जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत आसान होगा कि हम उस जगह को पकड़ लें जिस जगह पे ये इंस्टॉलेशन करा जा रहा है। ठीक है जी। तो जहाँ पे असेंबली और इंस्टॉलेशन हो, असेंबल करना मतलब वही अलग अलग यूनिट्स लेके आना, फिर उनको जोड़ना, जोड़ के असेंबलिंग करके उनको पूरा कंप्लीट यूनिट बना देना। इंस्टॉलेशन भी आप समझते हैं। तो अब मान लीजिए वोडाफोन एयरटेल वाले हैं, ये अपने टेलीकॉम टावर्स जो हैं इंस्टॉल करवाते हैं अलग अलग जगह पे, अलग अलग बिल्डिंग्स की छतों पे वगैरह वगैरह वगैरह। तो किसी ना किसी एजेंसी को तो ये काम देते होंगे कि जाओ भी वहाँ जाके इनको इंस्टॉल करके आ जाओ। तो ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे इंस्टॉलेशन करा गया है उसी जगह को मान लिया जाएगा प्लेस ऑफ सप्लाई, भले ही वोडाफोन की या एयरटेल की या रिलायंस की ऑफिस कहीं पे भी हो। ठीक है जी। तो अच्छा जी, एक और ये 6 चीज़ें मैं एक साथ कवर करवा देता हूँ, फिर अपने इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे। ऑन बोर्ड सप्लाईज की बात चल रही है। ऑन बोर्ड का मतलब क्या हुआ बेटा? ऑन बोर्ड का मतलब क्या हो गया? यानी कि आप या तो किसी शिप में, एयरक्राफ्ट में या ट्रेन में हैं, और जब आप उस गाड़ी में, जहाज़ में हैं, वहीं पे आपने कुछ गुड्स खरीदे, वहीं पे आपने कोई सप्लाई अवेल करी। तो आप सबको पता है बड़ी बड़ी जो शिप्स होती हैं, यॉट्स होती हैं, वहाँ पे आप सामान खरीद सकते हैं। एयरक्राफ्ट में भी आप सामान खरीद सकते हैं, आपने देखा है लोग आते हैं, सेल वगैरह करते हैं। लंबी फ्लाइट्स होती है, उसमें वो कैटलॉग आपको देते हैं जिसमें कि घड़ियाँ, चार्जर्स, पावर बैंक, पिलोज एक्सेट्रा, जिनको आप ऑन एयर खरीद सकते हैं। प्लस ट्रेन्स वगैरह में भी लोग सामान खरीद सकते हैं ऑन बोर्ड। ठीक है जी। तो ऑन बोर्ड सप्लाईज के केस में, ऑन बोर्ड सप्लाईज के केस में क्या होगा? तो आइए इसको मैं थोड़ा
आपको एग्जाम्पल पे लेके चलता हूँ, ये रहा। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे इस तरीके से आप ऑन बोर्ड इसकी खरीदारी कर सकते हैं। ये ट्रेन का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो आपको एग्जाम्पल बोला है कि ए ऑफ वडोदरा बोर्डेड राजधानी एक्सप्रेस फ्रॉम वडोदरा एंड अवेल्ड ऑन बोर्ड सप्लाईज ऑफ गुड्स एट अहमदाबाद। यानी जी ट्रेन चली है न्यू दिल्ली से, जा रही है मुंबई, ये वडोदरा में चढ़ा, अहमदाबाद ने इसने ऑन बोर्ड कोई गुड्स लिए, ऑन बोर्ड कोई सप्लाई ली। अब हमें ये पता करना है कि इसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाए। इसका प्लेस ऑफ सप्लाई हम किस चीज को मानेंगे, किस चीज को हमें इसका प्लेस ऑफ सप्लाई मानना चाहिए, किस जगह को हमें इसका प्लेस ऑफ सप्लाई मानना चाहिए। तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स कहाँ पे हुआ, न्यू दिल्ली में हुआ या वडोदरा में हुआ या अहमदाबाद में हुआ या मुंबई में हुआ, क्या माना जाएगा इसको, क्या माना जाएगा इसको। हाँ जी, अच्छा एक इंफॉर्मेशन और दी है, सच गुड्स वर टेकन ऑन बोर्ड इन कोटा। सच गुड्स वर टेकन ऑन बोर्ड का मतलब क्या हुआ कि इन गुड्स का लोडिंग इस ट्रेन के अंदर इनको लोड करवाया गया था कोटा से। आपने कहाँ पे खरीदा वो एक अलग बात है, आपने इनको कहाँ पे खरीदा बेटा वो एक अलग बात है, लेकिन इनका लोडिंग करवाया गया था कोटा से, इनकी लोडिंग करवाई गई थी कोटा से। अब ये ऐसा विचित्र सा हमारा सर्कमस्टेंस हमारे सामने आया है। अब इसमें हमें कौन सी जगह को प्लेस ऑफ सप्लाई मानना है। तो आपके पास में एक ऑप्शन ये रहता है कि सर जहाँ से वो ट्रेन में चढ़ा, जहाँ से वो व्यक्ति खुद ट्रेन में चढ़ा सर उस जगह को ले लेते हैं। तो वो कहाँ पे चढ़ा, वडोदरा में चढ़ा। दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि सर उसने जहाँ पे इस गुड्स को खरीदा, जहाँ पे गुड्स को अवेल करा, खरीदा, तो वो जगह अहमदाबाद है तो सर उसको ले लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि सर ट्रेन न्यू दिल्ली से स्टार्ट हुई है तो उस जगह को ले लो। चौथा ऑप्शन है कि सर ट्रेन मुंबई तक जा रही है तो मुंबई को ले लो। बट ये चारों ही ऑप्शन गलत आंसर हैं और करेक्ट आंसर इसका होगा जहां पे उन गुड्स को ट्रेन में लोड करा गया, जहां पे उन गुड्स को ट्रेन में लोड करा गया, ऑन बोर्ड जहां पे उनको लिया गया। जिस किसी भी स्टेशन में, जिस किसी भी जगह पे उनको गुड्स को ट्रेन में लोड करा जाता है, उसी जगह को हम मान लेंगे हमारा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो अब यहाँ पे कोटा में इन गुड्स को लोड करा गया था, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर आ जाएगा कोटा। प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी कोटा। बात समझ में आई आपको? आइए, तो पहला था हमारा मूवमेंट ऑफ गुड्स। चलिए उसका भी एग्जांपल मैं आपको बता दूं। ये क्या है, ये है डीमार्ट, ये फैक्ट्री है भिवंडी में, ये डीमार्ट है अपना गुजरात में, ठीक है। और इसने कपड़ा ऑर्डर करा है, ऑर्डर्स क्लॉथ फ्रॉम जीटेक्स, जीटेक्स करके टेक्सटाइल का मिल है, वहां से उसने कपड़ा ऑर्डर करा है। एज पर कॉन्ट्रैक्ट सच गुड्स आर डिलीवर्ड बाय जीटेक्स विद द हेल्प ऑफ सोदी ट्रांसपोर्ट्स टू महाराष्ट्र। ठीक है जी, हाँ, ऑफ महाराष्ट्र है, सोदी ट्रांसपोर्ट्स महाराष्ट्र का है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिलीवरी कहाँ पे हुई है सामान की, सर डिलीवरी हुई है गुजरात में। तो गुड्स का मूवमेंट हो रहा है महाराष्ट्र टू गुजरात, यस सर, सर्टनली। तो ये मूवमेंट कहाँ टर्मिनेट हो रहा है बेटा, सर ये मूवमेंट टर्मिनेट हो रहा है ऑब्वियसली गुजरात में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ा था, मूवमेंट एट द डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये ए कहाँ से है, राजस्थान से है, बी कहाँ से है, गुजरात से है, सी कहाँ से है, गुजरात से है। ए ऑफ राजस्थान ने ऑर्डर किया बी ऑफ गुजरात को टू डिलीवर 100 यूनिट्स टू
सी ऑफ गुजरात। तो ए ऑर्डर करता है बी को, बी सामान पहुंचा देता है सी को। बी और सी दोनों गुजरात में है बेटा, देखिए बी और सी दोनों गुजरात में है, सामान गुजरात से कभी बाहर भी नहीं निकला, लेकिन फिर भी क्या माना जाएगा, यही माना जाएगा बेटा कि ये बी ने सप्लाई करा है ए को, यानी कि गुजरात से राजस्थान हुआ है, यानी कि ये इंटर स्टेट सप्लाई मान लिया जाएगा। आप अगर इसको कंपेयर करो ना, हमने कस्टम्स में कुछ इस तरह की चीज़ पढ़ी थी, मैंने आपको याद करो बताया था कि एक फैक्ट्री है वो यहाँ पे कपड़े मैन्युफैक्चर करती है ज़ारा के लिए, याद है, ज़ारा की ब्रांड के लिए यहाँ पे कपड़ा मैन्युफैक्चर करा गया और वो कपड़ा फिर बाहर चला गया और फिर कोई व्यक्ति टूरिस्ट के तौर पे बाहर घूमने जाता है और वहाँ से वो कपड़ा खरीद के इंडिया लेके आ जाता है। तो हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का ही कपड़ा था, इंडिया में ही आया है, लेकिन फिर भी हम उसे जब गया था तो उसे एक्सपोर्ट भी माना जाएगा और जब वापस आया था तो उसे इम्पोर्ट भी माना जाएगा। दो अलग अलग ट्रांजैक्शन हो गए, लेकिन दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। नेट रिजल्ट उससे ये हुआ कि सब कुछ न्यूट्रलाइज हो गया, जो गुड्स जहाँ थे वहीं के वहीं आ गए, लेकिन फिर भी यहाँ पे भी क्या है, गुड्स जहाँ थे वहीं के वहीं है, गुजरात का गुजरात में ही है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाएगा कि पहले बी ने ए को बेचा फिर ए ने सी को बेचा। तो ऐसी सिचुएशन में इसको क्या मान लिया जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई किसको मानेंगे, यूजुअल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ ए, जो वो थर्ड पर्सन था। चलिए तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या था, रजनी जो थी वो चेन्नई गई, रजनी चेन्नई की है, वो बिजनेस ट्रिप से बड़ौदा आई हुई थी, हमारा चकली सर्कल वाला विजया सेल से बड़ा खूबसूरत, वो यहाँ पे गई, यहाँ जाके उसने यहीं से लैपटॉप खरीद लिया, या सॉरी मोबाइल फ़ोन खरीद लिया। तो यहाँ पे कोई मूवमेंट हो ही नहीं रहा, जब डिलीवरी हो रही है उस समय गुड्स कहाँ पे थे, यहीं पे थे, तो बस बात ख़त्म हो गई। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, वडोदरा को मान लिया जाएगा। उसके बाद में ये इंस्टॉलेशन का एग्जाम्पल है, वडोदरा एयरपोर्ट ऑर्डर्ड अ कूलिंग प्लांट फ्रॉम पहाड़पुर कूलिंग सिस्टम। पहाड़पुर कूलिंग सिस्टम्स हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस कंपनी है व्हेन इट कम्स टू जायंट एयर कंडीशनिंग सर्विसेज रिक्वायर्ड या इंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड। तो उन्होंने क्या किया, बड़ौदा एयरपोर्ट पे पूरी एसी का जो कूलिंग प्लांट है वो पहाड़पुर वालों से करवाया। ये लोग न्यू दिल्ली से हैं, तो लेकिन फिर भी सच प्लांट वॉज डिलीवर्ड फॉर इंस्टॉलेशन टू बड़ौदा। तो इंस्टॉलेशन कहाँ पे हुआ, बड़ौदा में हुआ, तो इसीलिए इसका प्लेस ऑफ सप्लाई किसको माना जाएगा, कौन सी जगह को माना जाएगा, सर ऑब्वियसली इसका प्लेस ऑफ सप्लाई हम लोग वडोदरा को ही मानेंगे। ओके जी, ये ऑनबोर्ड वाली बात समझ में आ गई। तो हमारे 5 चीज़ें हमें समझ में आ गई, मूवमेंट ऑफ गुड्स, थर्ड पर्सन वाली बात, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, असेंबली इंस्टॉलेशन, ऑनबोर्ड सप्लाईज, और उसके बाद में आ गया अगर प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स कांट बी स्टिल डिटरमाइंड, अगर इसके बावजूद भी प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, अगर हम इसके बावजूद भी बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई को डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर प्रिस्क्राइब्ड मैनर हैं, रूल्स हैं, उसके अनुसार उसको डिटरमाइन करा जाएगा। हमें अभी बहुत ज़्यादा उस डिटेल में घुसने की कोई आवश्यकता नहीं है। बात समझ में आई बेटा? अच्छा, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ इंपोर्टेड या फिर एक्सपोर्टेड गुड्स। अगर सर मुझे स्पेसिफिकली इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड के बारे में पढ़ना है, क्योंकि मैंने ऐसा पढ़ा था सर गुड्स में, पहला वाला था अदर देन एग्जिम, तो वो वाला टॉपिक तो हमारा हो गया, इसमें हमने 6 पॉइंट पढ़े। उसके बाद वाला है एग्जिम वाला, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला। तो ये गुड्स के केस में बहुत ही सिंपल रखा है, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। क्या बोला है, अगर गुड्स इंपोर्ट करे जा रहे हैं इंडिया में तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, अगर गुड्स इंपोर्ट करे जा रहे हैं इंडिया में तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, अगर गुड्स एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं इंडिया से तो फिर लोकेशन आउटसाइड इंडिया, अगर गुड्स इंपोर्ट करे जा रहे हैं तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, अगर गुड्स इंपोर्ट करे जा रहे हैं तो लोकेशन ऑफ इंपोर्टर, अगर गुड्स एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं इंडिया से तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया, अगर गुड्स एक्सपोर्ट करे जा रहे हैं तो लोकेशन आउटसाइड इंडिया। सिंपल सी बात है, यानी कि सर इंपोर्ट के केस में इंडिया मान लिया और एक्सपोर्ट के केस में आउटसाइड इंडिया मान लिया, कोई स्ट्रेस है ही नहीं। बात समझ में आई? हाँ जी सर, बात समझ में आ गई।
तो इसके साथ ये मेरे इलस्ट्रेशंस भी हो गए। गुड्स की जहाँ तक बात है, जहाँ तक गुड्स का सवाल है, गुड्स की जितनी बातें हैं वो सारी हमारी यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई की कंप्लीट हो जाती हैं। वो सारी बातें हमारी गुड्स की एटलीस्ट कंप्लीट हो जाती हैं। फिर जो बचता है सर्विसेज का पोर्शन बचता है। फिर जो बचता है सर्विसेज का पोर्शन बचता है। सर्विसेज का पोर्शन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आपको अच्छे से ये गुड्स के प्रोविजन को सिंथेसाइज करना है, बढ़िया से समझना है, और किसी तरह का कोई डाउट बाकी नहीं रहना चाहिए। बात समझ में आपको आई कि नहीं आई? हाँ जी सर, आ गई। ठीक है, तो गुड्स की बात मैंने आपको बता दी है। सर्विसेज की बात आपको अगली क्लास में बताऊंगा। छोटा सा एक रिवीजन फटाफट करवा देता हूं कि आज क्या पढ़ा। सबसे पहले ये कि प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ने की ज़रूरत क्या है। सर इंटरनेशनल में इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि हमको ये पता चल जाए कि वहाँ पे जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा। डोमेस्टिक में इसलिए पढ़ना जरूरी है ताकि हमको ये पता चल जाए कि कौन से स्टेट के पास में रेवेन्यू जाना चाहिए। एलिमेंट्स हमने इसमें पढ़े कि सर लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या होता है, रिसिपिएंट क्या होता है, परफॉर्म कहाँ पे करा गया, B2B है या B2C है, कहाँ पे कंज्यूम किया गया, और वो व्यक्ति कहाँ पे जिसको बेनिफिट फ्लो हो रहा है। लोकेशन ऑफ सप्लायर में हमने बहुत सिंपल बात पढ़ी कि अगर सर रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस में सप्लाई करी जाती है, अगर रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस में सप्लाई करी जाती है तो उसी जगह को मान लिया जाएगा। अगर किसी और फिक्स एस्टैब्लिशमेंट में वो सप्लाई करी जाती है तो फिर उस फिक्स एस्टैब्लिशमेंट वाली जगह को मान लिया जाएगा। अगर एक से ज़्यादा जगह पे करा जाता है तो फिर जो जगह मोस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड है उस जगह को मान लिया जाएगा। अगर और कुछ नहीं पता चल रहा है तो फिर जहाँ पे सप्लायर नॉर्मली रहता है उस जगह को मान लिया जाएगा। लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट में भी सेम 4 टॉपिक ऐसे के ऐसे ही चल रहे हैं और उनका आंसर हम उसी तरीके से दे रहे हैं कि अगर रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है तो रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस मान लिया जाएगा। अदर देन रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस कोई और फिक्स एस्टैब्लिशमेंट तो उस जगह को मान लिया जाएगा। एक से ज़्यादा है तो मोस्ट डायरेक्टली कनेक्टेड वाली जगह को मान लिया जाएगा। रेसिडुअल केस है तो जहाँ रेसिपिएंट का घर है उस जगह को मान लिया जाएगा। गुड्स के केस में ऐसी कोई डेफिनेशन नहीं है। प्लेस ऑफ बिजनेस का डेफिनेशन में अपन ने बात पढ़ा ओ गॉड बा, यानी कि OWG BA, यानी कि ऑर्डिनरीली वेयरहाउस, गोडाउन, बुक्स ऑफ अकाउंट्स और एजेंट। ठीक है जी, जहाँ पे ऑर्डिनरी बिजनेस को कंडक्ट करा जाता है उसको प्लेस ऑफ बिजनेस माना जाता है। इट विल इंक्लूड वेयरहाउस, गोडाउन एक्सेट्रा, और अदर प्लेस जहाँ पे कि बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करा जा रहा है, या फिर कोई और ऐसी जगह जहाँ पे आप एजेंट के वाया काम करवा रहे हैं। इलस्ट्रेशंस हमने देखे। इंट्रास्टेट का डेफिनेशन पढ़ा। टेक्निकली डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर अलग अलग स्टेट में है तो वो इंटरस्टेट है, दोनों एक ही स्टेट में है तो वो इंट्रास्टेट है। इसके अलावा डीम्ड इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन अपन ने पढ़ा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, सप्लाईज टू इंटरनेशनल टूरिस्ट एंड SEZ से सामान आ रहा है या जा रहा है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। टेरिटोरियल वाटर सप्लाईज में हमने पढ़ा कि जो स्टेट या यूनियन टेरिटरी के सबसे पास में उस जगह को कंसिडर कर लिया जाएगा। फिर यहाँ पे हमने ये 6 बातें पढ़ी। पहली बात मूवमेंट ऑफ गुड्स था, दूसरी बात मूवमेंट ऑफ गुड्स था लेकिन किसी थर्ड पर्सन के इशारे पे था, तीसरी बात नो मूवमेंट ऑफ गुड्स, चौथी बात असेंबली और इंस्टॉलेशन, पांचवी बात ऑन बोर्ड सप्लाईज, छठी बात नहीं पता चल रहा है तो क्या करेंगे। मूवमेंट ऑफ गुड्स के केस में हमने आंसर बता दिया जहाँ पे मूवमेंट खत्म हो रहा है। थर्ड पर्सन के इशारों पे मूवमेंट हो रहा था तो थर्ड पर्सन का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, नो मूवमेंट ऑफ गुड्स में जहां सामान पड़ा था वही जगह मान ली जाएगी। असेंबली और इंस्टॉलेशन असेंबली और इंस्टॉलेशन के केस में क्या मान लिया जाएगा? असेंबली और इंस्टॉलेशन के केस में मान लिया जाएगा सर जहां पे इंस्टॉलेशन किया गया उस जगह को। ऑन बोर्ड सप्लाईज के केस में जहां पे उस सामान को उस ट्रेन पे, उस जहाज पे, उस व्हीकल पे लोडिंग करा गया था, लोड करवाया गया था, उस जगह को मान लिया जाएगा। आइडेंटिफाई नहीं हो सकता तो प्रिस्क्राइब मैनर के हिसाब से चलेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में बहुत सिंपल बात हमने पढ़ी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के केस में हमने क्या पढ़ा? सर यहाँ पे उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं गया है और सिर्फ हमें इतना सा ही बोला है कि भाई इंपोर्ट के केस में इंडिया के अंदर वाली जगह और एक्सपोर्ट के केस में इंडिया के बाहर वाली जगह। इसी के साथ बेटा आज का लेक्चर मैं ख़त्म करता हूँ। ज्ञान की बातें हमें छोटी छोटी पता चल गई। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सर्विसेज के बारे में। ठीक है जी, अपना ख्याल रखें, सेफ रहें। थैंक्स अ लॉट, हैव अ गुड डे।